बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चौथा सुतून में खुश आमदीद। मैं हूँ जव्वाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो सैलाबी तबाहकारियाँ दिखाने के लिए और इस ख़ास तौर पे टांक के अंदर मैं खड़ा हूँ, मेरी टीम चौथा सुतून की पूरी यहाँ पहुँची और हम दिखाना ये चाह रहे थे कि किस कदर तबाही हुई, स्कूल डैमेजेस हैं, जानवर भी गए और बहुत सारी तफसीलात है जो मैं आगे चल के बयान करूँगा। आने का मकसद भी यही था वाहिद, और चौथा सुतून की टीम को आपने तौंसा में भी देखा, राजनपुर में भी देखा, सखर में भी देखा, फाजलपुर में भी देखा, रुझान में भी देखा। आपने हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर से भी देखा, जब कश्ती में बैठ के हम बुज़ुर्गों को, बच्चों को मिल रहे थे और सब कुछ दिखा रहे थे। ये इसीलिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत बीइंग अ जर्नलिस्ट भी मुझे देना है और मीडिया पर्सन के तौर पे भी देना है, एंकर पर्सन के तौर पे भी देना है, और स्टेट चैनल पे बैठ के ये मेरा फ़र्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं वो जो मसाइल हैं उनकी निशानदही कर सकें हम, और आगही और आगाही वो दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और मीडिया के ज़रिए ये होनी चाहिए। सियासत दर सियासत एक दूसरे को नीचा दिखाना, उससे परहेज़ होना चाहिए। मुल्क की तरक्की हमारे लिए सबसे अहम होनी चाहिए, नस्बुल ऐन होना चाहिए, यही मंशा होनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने के बाद जो मेरा हलफ़ है इस मुल्क से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वो ईमानी तकाज़े मुझे भी पूरे करने होंगे, आपको भी पूरे करने होंगे, जो भी हुकूमत में हैं उनको भी पूरे करने होंगे, और जो हुकूमत में नहीं हैं उनको भी पूरे करने होंगे। ये बहैसियत शहरी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। मैं दूर उफ्तादा इलाकों में, और मैं एक बात आगाज़ में ही करूँ कि मैं जिन एरियाज़ में जनूबी पंजाब में गया, मैं सिंध में गया, और अब मैं KPK के शहर टांक में खड़ा हूँ। ये ज़िले सदर मुकाम है और इसकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे रोने को मेरा दिल कर रहा है। गंदगी के ढेर हैं और कोई यहाँ ऐसा इंतज़ाम नहीं जिससे कहा जा सके कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं, एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। यहाँ हुकूमत 9 साल से PTI की है, वफाक में भी रह चुकी है। उससे पहले यहाँ KPK के अंदर मिला जुला रुझान भी रहा है, ANP की हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी भी बरसर इक़्तिदार रही। लेकिन इन इलाकों के लोगों की क्या शामत आमाल है कोई? या ये सवाल तो बनता है। और बहुत सारे नौजवान मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा जी कि एक पूरे शहर में, जिसकी मैं लाइट मुस्तार ले रहा हूँ, एक बेकरी है उसके आगे खड़ा हूँ जनरल स्टोर के, और यहाँ कोई रोशनाई नहीं, रोशनी नहीं। और ये जो लोग यहाँ पैदा होंगे उनके अंदर अगर एहसास महरूमी रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसका तदारुक भी हम सबको करना है। जो इस्लामाबाद में, जो पेशावर में बैठे हुए हैं, या जो जहाँ जहाँ अच्छे शहरों में हैं, उनके साथ जब ये मवाजना करते हैं तो फिर मुंह से नहीं भी तो दिल में गालियाँ ज़रूर देते होंगे, और उससे तभी ये बाज रह सकेंगे जब इनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी, जब इनके मसाइल को न सिर्फ हल करने बल्कि इन्हें तमाम तर वो सहूलियात देने की बात की जाएगी। रियासत मदीना के बारे में हम ये सुनते थे, खिताबात में भी कहा जाता था कि अगर एक कुत्ता भी नहर फ़ुरात के किनारे मर गया तो खलीफा वक्त उसका ज़िम्मेदार है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि वही गंदी गलियाँ, वही सड़कें, और फिर अफसोस दर अफसोस ये कि यहाँ की नालियाँ तक साफ़ नहीं की गई। जब बारिश बरसी तो ये पूरा इलाका ये गंदगी का ढेर बन गया, घरों के अंदर और प्रेस क्लब के अंदर, टांग प्रेस क्लब के अंदर भी, चौथा सुतून में उसका जिक्र करना ज़रूरी है, उसके अंदर भी पानी गया, घरों के अंदर भी बच्चों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। वल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ कि चश्मे तसव्वुर से उन शहरों में बैठे हुए लोग ये देखें और सुने तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस कदर मसाइल हैं। अल्लाह ताला हल करे। दूसरी जानब जहाँ गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने ब्रीफिंग ली, वो ख़ुद सैलाबी इलाकों में गए, और जिस कदर वो आबदीदा थे, रंजीदा थे, और उन्होंने सिर्फ अपील ही नहीं की बल्कि ये दुहाई दी कि वो अक़वाम आलम, वो ममालिक जिनकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हुई है, जिसकी वजह से मौसमियाती तग़य्युर और तबद्दुल है, जिनकी वजह से पाकिस्तान भी निशाना बना है। और उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान के साथ इंसाफ होना चाहिए। मदद की बात को यूँ ना लिया जाए कि बस साड़ी मदद कर दियो, नहीं, बल्कि उनका कहना ये था कि 1% भी
पाकिस्तान का फ़िज़ाई आलूदगी में हिस्सा नहीं, तो जिन ममालिक की वजह से मेरे मुल्क के आसमान भी, मेरे मुल्क की सड़कें और गलियां भी, मेरे मुल्क की जो फ़िज़ा है वो अगर गंदगी और उस पे हमें मजबूर किया जा रहा है वो गंदा सांस लेने पे, तो जो ममालिक ज़िम्मेदार हैं उनको इस पे गौर करना होगा। और इस वक्त के कोई एहसान नहीं है, बल्कि वो इस जुर्म में शरीक है कि पाकिस्तान को जो उनकी वजह से भुगतना पड़ रहा है उनका ये फ़र्ज़ है। और बिल्कुल सही कहा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने। इसी तरह शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के अंदर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए, वहाँ जहाँ उनकी बहुत सारी आलमी शख्सियात से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी उसमें ये कहा कि मुझे डर है कि आज पाकिस्तान तो कल को वो मुल्क भी इसका निशाना बन सकते हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी साइड लाइन पे मुलाकातें हुई चाइना के सदर शी जिनपिंग के साथ, फिर रशिया के सदर के साथ, फिर तुर्किया के सदर के साथ, इसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक की जो कदावर शख्सियात थी इंटरनेशनल लेवल की, उनसे मुलाकात, और उसमें जिस तरह पाकिस्तान के सैलाबी मामलात को, नुकसानात को और अमवात को जिस तरह उसका ज़िक्र किया गया, वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी ऐसे पॉइंट की तरफ आऊँ, किसी भी ऐसी नुक्ता की तरफ आऊँ जो इस वक्त सैलाब से आपकी तवज्जो हटाए, लेकिन अभी चंद दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है, उससे खिताब है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये एक वीडियो देखकर और एक ऐसा ऐड, एक ऐसा इश्तहार देखकर जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ जब न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं तो उस मौका पर एक ग्रैंड मुजाहरा किया जाएगा। और मैं जो न्यूयॉर्क के पीटीआई के सदर की वीडियो देख रहा था, 5 मिनट पे मुश्तमिल थी, उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी गासिबाना कब्ज़े की कम बात की, उसमें उन्होंने कश्मीरियों पे होने वाले मजालम की कम बात की, उस पे उन्होंने जो हमारी माएँ बहनें इफ़्फ़त व इज़्ज़त माब जिस तरह लुट रही हैं, जिस तरह बच्चों की आँखों की बिनाई छीनी जा रही है, जिस तरह आज़ादी इज़हार पे पाबंदी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसकी बात कम की और ये बात की कि हम एहतजाज करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने जो नारा बुलंद किया था जहाद करने का पाकिस्तान में, तो काश के वो अमेरिका में रहने वाले तमाम तर यहाँ आ जाते। अगर मेरी आंखें ये देख सकती हैं कि सारी सियासत में पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाते हुए दिखाया गया, तो इस मौका पर चाहिए था कि वो यहाँ आके जहाद करते, ना कि अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे शुरू कर देते। ये सारे मौज़ूआत पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आया तो सैलाब दिखाने था, आया तो मसाइल दिखाने था, आया तो उनमें माओं बहनों बेटियों बुज़ुर्गों बच्चों के मसाइल की निशानदही करने था। लेकिन इस वक्त जिस तरह इस बड़ी कॉन्फ्रेंस और शंघाई ताउन जो कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से भी तमस्खर उड़ाने की बातें और एंटी उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की बातें, दिल मगमूम है। सच्ची जो बात है कि हम तो ये चाहते हैं कि तमाम तर अपनी सियासत छोड़ के इस मौका पर इन इलाकों की तरक्की के लिए काम करें, इन इलाकों की अपलिफ्टिंग के लिए काम करें, आबादकारी के लिए काम करें और इन मसाइल के हल के लिए काम करें। लेकिन वो जो हम सियासत में इस कदर गर्क हो चुके हैं कि जहाँ रेले आ रहे थे वहाँ हम रैलियाँ निकाल रहे थे और हम एक दूसरे को लान तान कर रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पे पाक मुखालिफ जो ममालिक हैं वो उसको जिस तरह हवा दे रहे थे, अफसोसनाक था। बहरहाल टांग के अंदर जो हमने आके कुछ रिकॉर्डिंग्स की वो आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगा। डिप्टी कमिश्नर टांग हमीदुल्लाह खटक साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर, वो भी, और फिर प्रेस क्लब टांग उसमें जो हमारी मुलाकात हुई सदर टांग प्रेस क्लब और जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर जो सहाफ़ियों से, मैं चाहूँगा कि वो पहले आपको वो लिंक आपकी खिदमत में पेश किया जाए कि डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं, क्या ब्रीफ़ कर रहे हैं और प्रेस क्लब के दोस्त क्या कह रहे हैं। जी नाज़रीन, हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टांग में मौजूद हैं और अभी हमें ब्रीफिंग भी दी गई है कि कितना नुकसान हुआ, स्कूल्स हैं उसमें लाइफ स्टॉक की क्या सूरत हाल है, कितनी अमवात हुई, कितने ज़ख्मी हुए, वो सारा कुछ बताया गया। वो पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, मज़ीद भी इसकी तफसीलात की तरफ जाएंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर टांग मोहतरम हमीदुल्लाह खटक वो हमारे साथ हैं, उनसे हमने वक्त लिया है, इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या देखा इन्होंने अपनी आँखों से
क्या अहवाल था, और अब जब ये वही जगह देखते हैं तो अब उसमें बेहतरी कितनी आई है और इम्कानात कितने ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया खट्टक साहब आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। ये जिस तरह मैं सवाल कर चुका हूँ कि क्या देखा आपने? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आके, बेसिकली पर्पज़ यही है कि यहाँ के लोगों पे जो मुश्किलात हैं, जो उनको सहूलियात दी गई या अगर कोई कमी पेशी है, मीडिया का किरदार यही है कि उन हुकाम बाला या जो लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं या इदारे जो लगे हुए हैं जो, ताकि उनकी इस्लाह और इम्प्रूवमेंट हो। तो आप क्या नहीं, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जहाँ टांग के सैलाब तक का ताल्लुक़ है तो 2 दफ़ा हमें हेड किया सैलाब ने। एक 11 जुलाई को हमारे पाई का, जैसे डीसी साहब ने अपने ब्रीफिंग में बताया, वो एक गांव है हमारा पाई और नंदूर, उसको हिट किया था। फिर 24 अगस्त को एक फ्लड आया था। हमारे टांग के 22 यूनियन काउंसिल हैं, इनमें से 12 जो है ना वो रेड है हमारे, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी हर यूसी के अंदर कुछ ना कुछ कहीं पर 4, 5, 10, 1 इस तरह घर गिरे हुए हैं। तो इमीडिएटली जब ये सैलाब आ गया तो सबसे पहले हमने कैंप्स इस्टेब्लिश किए, लोगों को निकाला। सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स मौजूद है इस ज़िले के अंदर, चाहे वो पाक आर्मी है, चाहे एफसी है, चाहे पुलिस है, चाहे फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, चाहे 1122 है, चाहे ज़िली इंतज़ामिया है, CNW है, पब्लिक हेल्थ, जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना एक टीम बन के काम किया, लोगों को निकाला, उनकी जानें बचाईं। जैसे कि आपको ब्रीफिंग में बताया गया कि 2 डेथ्स हुई हैं और 10 इंजर्ड है। और रीज़न यही था कि हमने प्रोएक्टिव हो के लोगों को सेफ़ जगहों पे, और इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा कम्युनिटी के रोल को। 1.5 से 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। हमारे पास कोई 1300 से 1700 के करीब फैमिलीज़ हमारे कैंप्स में आए थे। बाकी लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जो लोग सेफ़ थे, जिनके घर बचे हुए थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनको खाना दिया, उनको रिहाइश दी। अदरवाइज़ हुकूमत के लिए या ज़िले इंतज़ामिया के लिए उसको उस वक्त संभालना लोगों की सपोर्ट के बगैर, सब ने मिल के, जो भी जिस भी हैसियत में इधर है, सब ने मिल के काम किया। हमारे तीनों रोड्स कटे हुए थे, मेन जो टांग जंडोला, टांग डीआई खान, टांग पेजू, उनको हमने रिहेबिलिटेट करा। 70 के करीब हमारे रोड डिस्कनेक्टेड थे, उनको हमने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकरीबन रिस्टोर हो चुके। कुछ एक आध पॉकेट्स में जहाँ पानी का फ्लो अभी भी है, उसका रीज़न ये है कि गोमल जाम के अंदर पानी का फ्लो हो चुका है। खट्टक साहब, ये पानी मैं तौसा भी गया, दीगर इलाकों में भी गया, ये पानी बारिश का था या ये भी कोई सुलेमान वाला मामला है, या ये पानी कहाँ से आया? नहीं जी, जैसे कि आपको मालूम है कि हम साउथ वज़ीरिस्तान के गेट वे पे हैं, तो ये बेसिकली जो बारिश ऊपर हुई है, रज़मक, शवाल, मकीन, सरारोगा, जंडोला, सरवेकई, वहाँ से इनका फ्लो होता है टांग जाम के अंदर। वो पानी आ गया और ख़ुद इधर भी बारिश हो रही थी, तो वो दोनों कंबाइन हो के उनसे फ्लडिंग वाली सिचुएशन बन गई। तो पानी का जो हमारा जो ओरिजिनेशन ऑफ द फ्लड था वो साउथ वज़ीरिस्तान बेसिकली और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के कुछ हिस्से जहाँ से ये फ्लो होता है, कानीगुरम हो गया, जो मशहूर इलाके हैं वहाँ के, तो वो वहाँ से हुआ था और यहाँ पे भी बारिश हो रही थी, तो उस वजह से ये फ्लड वाली सिचुएशन बन गई। इससे जो नुकसान, ये चीज़ देखने में आई दीगर एरियाज़ में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कि वहाँ पे जो कुदरती रास्ता है पानी का, जो गुज़रगाह है, उसमें ब्लॉकेज, बंदिश और इंक्रोचमेंट्स, इधर की क्या सूरत है? बिल्कुल सेम सिचुएशन इधर भी है, बल्कि थी। ये जो 11 जुलाई का फ्लड आया उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब की तरफ से हमें अहकामात दिए गए हैं कि आप लोग जो रास्ते हैं इनकी प्रॉपर सर्वे कराएं, इंक्रोचमेंट हटाएं। उन्होंने कुली कचहरी की, उसमें हमें हिदायत दी गई कि आप लोग इनको आइडेंटिफाई करें, इनके इंक्रोचमेंट को हटाएं और ये जो वाटर कोर्सेज हैं, वेज हैं, उनको साफ़ करें। तो उसी के ऊपर हमने काम किया और हमने इमीडिएटली यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिल के हमने वो जो बंद जगह थी, जो बहुत ज़्यादा क्लोज, जिनसे बहुत ज़्यादा बॉटलनेक बनने थे और पानी का बहुत चढ़ाव होना था आबादी की तरफ, वो हमने ऑलरेडी उनके ऊपर, चूँकि 11 जुलाई को फ्लड आया हुआ था, तो हमने जब प्रिकॉशनरी मेजर काम किया हुआ था, इसकी वजह से वो जो नुकसान डीआई खान में आपको नज़र आ रहा है, वो टांग में, रीज़न इज़ कि यहाँ पर हमने रास्ते खोले हुए थे और कुछ भी काम चल रहा था, तो ये दिस वाज द रीज़न, और ये फिनोमेना इधर भी है। वैसे खट्टक साहब, आपके ज़हन में क्या है कि कितना वक्त लगेगा, दरकार है बहाली होने में? मुकम्मल बहाली होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन फौरी तौर पे इज़्ज़त आबरू के साथ लोग अपनी अपनी जगहों पे वापस पहुंचने में, इलाज मुआवजे में, बीमारियों से पाक होने में, उसमें कितना अर्सा दरकार है? जहाँ तक टांग का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے سارے جتنے بھی ادارے اگین سب بہت 24/7 کام کر رہے ہیں. 3 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلے ریسکیو ہوتا ہے, ریلیف ہوتا ہے, اور جو آج ہم ایک تھرڈ جو فائنل سٹیج ہوتا ہے جو کمپنسیشن کا ہے. میری ٹیمز فیلڈ میں چلی گئی ہے, لوگوں کے گھر گھر سروے کر رہے ہیں, اور ان کو پروونشل گورنمنٹ نے اور NDMA کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کیا ہوا ہے. آج وہ ٹیم ادھر سے جو ہے نا کوآرڈینیٹس کا پکچر لیں گے اور FACTs کا ڈیٹا لیں گے. شام کو ادھر آئیں گے, ہم ادھر اس کے اوپر میٹنگ کریں گے. آج ہی ان کو ہم PDMA کو فارورڈ کریں گے. وہ ان کی اپنے لیول پہ اوورسی کمیٹی اس کو دیکھے گی, نادرا کے ساتھ شیئر ہوگا. پھر جو ہی ادھر سے کلیئر ہوگا تو وہ ڈیٹا جائے گا بینک آف خیبر کے پاس. اس بندے کا اکاؤنٹ کو لے گا, ATM اس کو ہوگا. اس کو صرف ایک دفعہ اپنے وہ جو تھمز بایو میٹرک کے لیے آنا پڑے گا. اس کے بعد وہ اپنی ATM کے ذریعے اپنے پیسے نکال سکے گا, جو کہ ایک بہت ہی مطلب ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے ان لوگوں کو کوئک ریلیف کے. تو پروونشل گورنمنٹ, NDMA, فیڈرل گورنمنٹ, ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے, جیسے کہ میں نے آپ کا ریسکیو آپریشن ہو گیا, وہ کیمپس بن گئے, وہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ان کو ٹینٹس اور UNIFIs اور فوڈ پیکیجز ہم نے دیے. دوسرے آرگنائزیشن آئے, فلانتھراپسٹ آئے, انہوں نے ہیلپ کی, ان کو فوڈ دیا. وہ سارا سٹیج ہو گیا. لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے, کچھ اپنی ریہیبلیٹیشن میں لگ چکے ہیں. ابھی یہ جتنی جلدی ہم یہ سروے کریں گے ان کو پیسے ملیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈیمیج انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا ہوا ہے. کتنے روڈ خراب ہے, کتنے اسکول جس کی بریفنگ آپ کو بتایا, کتنے کیٹلز جو ہے نا وہ اس میں جا بحق ہو گئے ہیں. باقی یہ ساری چیزیں ملا کے ان کی ڈیٹیلز پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. وہ ڈونر کے ساتھ آگے ان کا ایک میکینزم ہے, وہ آئے گا انشاءاللہ. تو امید ہے کہ جس لیول پہ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے, تو یہ بہت جلد ہی انشاءاللہ واپس ہم نارمل لائف کر پائیں گے. امید ہے اور یقین رکھنا چاہیے. قدرتی آفات ہیں, اس کا مقابلہ اس طرح سے کوئی فرد واحد یا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا, لہٰذا وہ سب کو مل کے کرنا ہے. اور جس طرح یہ بتایا گیا کہ کمیونٹی بیس جو کام ہوا, اور جس طرح زخمیوں کے زخم مندمل کرنے کے لیے, یا جس طرح بے گھروں کے لیے گھر فراہم کرنا, کھانا پینا, یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم اس حوالے سے بڑی دیالو ہے, لیکن ہمیں یہ عزم زندہ رکھنا ہے, اور کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے مجتمع ایک ہو کے, سیاست سے اور مسلک سے, مذہب سے بالکل بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا. بہت شکریہ آپ کا خٹک صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین کہیں اور سے ملتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین ٹانک میں موجود ہے, میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب ٹانک. یہ ممکن نہیں ہے کہ چوتھا ستون کی ٹیم کہیں جائے اور اہل صحافت سے بات نہ ہو, لیکن خاص طور پہ ٹانک پریس کلب آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سیلابی پانی آیا, بارش تھی, پانی پہاڑوں سے بھی آ رہا تھا, تو یہ پریس کلب بھی سارا ڈوب گیا تھا. اس کے میرا خیال ہے 4 فٹ تک پانی کی جو مجھے اطلاع ملی تھی. تو احوال بھی پوچھتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ خود اہل صحافت کا کیا حال ہے, پانی کی تباہ کاریاں ان کو کیسے متاثر کرتی ہوئی گزر گئی ہیں, اور اب کیا صورتحال ہے. آئیے اندر چلتے ہیں اور پریس کلب میں جا کے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, دوست کھڑے آگے, صدر نور محمد برکی صاحب بھی, اور جناب شیخ رحمت اللہ صدر صاحب بھی. اور السلام علیکم سر صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سیلاب کے بارے میں ہم جب یہاں آئے ہیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ پریس کلب میں بھی پانی, اس نے بھی تباہ کاری مچائی ہے. کس حد تک, کیا کیا نقصان ہوا؟ تقریباً یہاں پر جو صوفے رکھے تھے اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. پانی کمروں میں بھی چلا گیا؟ کمر میں چلا گیا تقریباً. وہ آپ نشان دیکھیں گے جو ادھر ہے, یہ جو مٹی ہے یہ سب کچھ اسی دن سے آئے ہیں. پہلے یہاں پر ہم نے فرش اچھی طرح بنایا تھا, لیکن ابھی آپ دیکھ لیں اس کی حالت بہت خراب ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ پانی نکلتا نہیں ہے آگے اس کی نالی بند تھا. اس وجہ سے یہ DC آفس وغیرہ سارے دفتروں میں, DPO آفس میں, یہ سارے تقریباً پانی اتنا پانی تھا تقریباً. یہاں میونسپیلٹی کوئی نہیں ہے, شہری انتظامیہ کوئی نہیں جو نالیاں صاف کرے؟ نہیں, وہ تو اس طرح ہے کہ صرف پیسے کماتے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں. ابھی TMO صاحب تقریباً میرے خیال میں 1 ہفتہ سے ہم اس کو ڈھونڈے نہیں ملتا. ابھی بھی نہیں مل رہا. ابھی اگر بازار کا چکر آپ لگائیں, ٹانک بازار کی, تو آپ کہیں گے کہ یہ تو دیہات ہے, ضلع نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی کام نہیں کرتا. حالانکہ یہ ضلعی صدر مقام ہے. لیکن کچھ بھی کام ابھی
ये रोड बन रहे हैं तकरीबन 6 महीने होते हैं, सारा गंद वगैरह पड़ा है इस तरह। पहले वापडा वाले कह रहे थे कि हमें मतलब पैसे नहीं मिले, ये जो पोल वगैरह ये तब्दील करते हैं। अभी वो तकरीबन 2 महीने से एक वो लगाते हैं, 3 महीने उस पर लगा दिए, लेकिन इस तरह हालात है कि बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है। अच्छा ये बताइएगा सदर साहब कि ख़ुद यहाँ पे अहले सहाफ़त की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं आपके और उनके गुज़र औक़ात कैसे होता है? हमारे मेंबर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब टांग के तकरीबन 24 मेंबर है, और अल्लाह तो आप ख़ुद भी जानेंगे कि 2000 से तकरीबन आज तक 22 है। हालात बहुत ख़राब है, कोई सही वो नहीं लिख सकते। अगर किसी के पीछे लिख दे तो फिर वो इधर इस तरह के कहते हैं कि यार इतने लोगों में आपने मुझे देखा था। तो हम बड़ी एहतियात के साथ सहाफ़त करते हैं, बड़ी एहतियात के साथ। एहतियात तो होनी भी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी भी होती है साथ। नहीं, ज़िम्मेदारी तो हम पूरा करते हैं, वहाँ कोई खफा हो या ना हो, पूरा करते हैं, लेकिन मुश्किलात होते हैं। जी हाँ। लेकिन यहाँ मैं सुन रहा था, आप भी बता सकते हैं, फिर शेख साहब से भी पूछूंगा कि यहाँ पे नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ इदारों के, उनको भी तनख्वाहें शनख्वाहें मिलती हैं या कुछ भी नहीं मिलता, तकरीबन कुछ भी नहीं मिलते। गुजारे कैसे हो? गुजारे तो इस तरह के हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट प्रेस टांग के मेंबर हैं, तकरीबन हर एक के अपने वो है कारोबार वगैरह है, बस उस पर हम गुजारा करते हैं। बाकी इदारे की तरफ से तकरीबन कुछ भी खास नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फ़ोन आता है कि ये खबर क्यों नहीं आई? तो फिर वो पूछते तो हैं, इश्तिहार भी मांगते हैं। अच्छा। इश्तिहार तो जब 14 अगस्त होता है, 23 दिसंबर होता है, फिर 2 दिन पहले कहते हैं कि यार कुछ कर लें, लेकिन अगर आप उसको कह दें यार आप भी कुछ तो कर लें, तो फिर कहते कि हम खसारे में हैं। खसारे में है, जिस तरह हम ये सुन रहे हैं मुसलसल जब से होश संभाला कि हम खसारे में हैं, और इंसान भी खसारे में है, यही कहा गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। लेकिन अगर तुम नेकी की तलकीन करते रहोगे तो फिर हालात बदलेंगे। तो शेख साहब आप तशरीफ़ लाएंगे, मैं ताकि आपसे भी बात हो। जॉइंट सेक्रेटरी हैं शेख रहमतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कुछ बातें तो सदर साहब से हुई, लेकिन मैं पहले तो सैलाब के हवाले से ये जिस तरह उन्होंने शहर की सूरत हाल बताई, प्रेस क्लब की बताई, मैं ज़रा मजमूई तौर पे हमने सुना था कि करीब में कोई डैम शैम भी बनना था, तो क्या सूरत है उसकी? यहाँ टांक में तो पूरी जो आबादी है उसका एक ही मुतालबा है कि हमें टांग जैम डैम जो डैम है, टांग जाम डैम, उसका बनाना नागुज़ीर है, क्योंकि उसका जो फ़ायदे हैं उसमें 25 मेगावाट बिजली का वो है, और 1 लाख एकड़ तक जो ज़री ज़मीनें हैं उसको सैराब किया जा सकता है। असल में मसला ये है कि यहाँ जो टांक है, यहाँ ये जनूबी वज़ीरिस्तान के संगम पर वाक़या है, और जनूबी वज़ीरिस्तान में जितनी भी बारिशें होती हैं पहाड़ी इलाके में, तो उसका जो बारिशों का सैलाबी पानी का जो रूट है वो टांग जाम के थ्रू यहाँ से क्या मुराद है नाज़रीन की? टांग जाम डैम जो है उसका नाम कोई इलाका है? जाम का वो जो पानी आता है ना उसको वो कहते हैं कि टांग जाम जो इसका है। हाँ, जाम का पानी आता है वहाँ से। और ये जो लोगों का जो मुतालबा है कि टांग जाम डैम पर फौरी काम शुरू किया जाए। अभी सूबाई हुकूमत 350 डैम जो बनने थे वो कितने बने उसमें ये है कि सूबाई हुकूमत ने अभी काम शुरू किया है। यहाँ पे 8 करोड़ की उसकी लागत से अभी टेंडर भी हुए हैं, वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी का काम शुरू है। अभी सैलाब के दिनों में भी एक टीम आई थी जो डैम के जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो उम्मीद तो लोगों ने बांधी हुई है कि सूबाई हुकूमत कुछ ना कुछ इस पे करेगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी यही मुतालबा किया गया है पिछले दौरे में भी, और आने वाले दौरे में भी जो कल परसों वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो आवाम का एक ही मुतालबा है कि हमें डैम बना कर दे दें, हमें घरों वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डैम बन जाएगा तो ये सारा इलाका महफूज हो जाएगा और आबादी आएगी, खुशहाली हो जाएगी, ज़मींदार आबाद हो जाएगा। जब ज़मींदार आबाद होगा तो इलाके में भी खुशहाली आएगी इससे। शेख साहब, जैसे मैंने सदर साहब से भी पूछा कि इश्यूज़, मैं जिस शहर में भी जाता हूँ साफ़ियों के, मैं ख़ुद देखता हूँ, इसी फैमिली से हूँ, तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। यहाँ का अगर मैं पूछूं कि 1 2 3 1 2 3
बेसिक इश्यूज क्या हैं वर्किंग क्लास के और जो वर्किंग जर्नलिस्ट? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके साथ काम कर रहे हैं। कोई इदारा तनख्वाह नहीं देता, कोई इदारा पूछता तक नहीं है सहाफ़ी का, ना सहाफ़ी की वर्कशॉप होती है, ना उनको ज़ाब्ते अखलाक बताए जाते हैं इदारे की तरफ से कि भाई आपकी ज़ाब्ता अखलाक क्या हैं, किस तरह की ख़बर देनी है आपने, क्या पॉलिसी है इदारे की। इदारा अपनी पॉलिसी भी आपको नहीं बताता। आप खबर भेजते हैं, उसकी मर्ज़ी है, छापे मर्ज़ी है ना छापे, जितनी मर्जी मेहनत की हो। जितनी मेहनत की हो। अगर आपने आपके अक्सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पेज पे न्यूज़ छपती हैं, अगर इदारे को इश्तिहार मिल जाए तो वो आपकी न्यूज़ को कट ऑफ करके अपना इश्तिहार वहाँ पे छाप देता है। और दूसरा मसला यह है कि सहाफ़ियों को इसलिए भी सहाफ़त न करने पे मजबूर किया गया है कि आपसे इश्तिहार मांगते हैं। जब आप किसी इदारे से इश्तिहार लेंगे तो आप उसके ख़िलाफ़ ख़बर क्या छापेंगे? यहाँ तो चंद इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वापडा है या दूसरे ऐसे इदारे हैं, तो आपको इदारा मजबूर करता है कि भाई 1 लाख रुपए के आपने इश्तिहार इवेंट के देने हैं, 14 अगस्त के, 23 मार्च के, या फलां फलां हमारा सालगिरह है। तो आप जब उसके लिए इश्तिहार किसी इदारे से मांगेंगे तो आप उस इदारे के ख़िलाफ़ ख़बर कैसे छापेंगे? या उससे मुतल्लिका खबर क्या उससे मुतल्लिका ख़बर क्या छापेंगे जिसमें उसकी सबकी हो या उसको मसले पैदा हों उससे? अवाम के मसाइल तो तब हल होंगे बज़रिए सहाफ़त कि आपसे इदारा कुछ डिमांड ना करे, आपको इदारा कुछ दे, ताकि आप गैर जानिबदार होकर अपनी सहाफ़त करें तो अवामी मसाइल हल हो सकते हैं इससे। अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। नौजवान भी खड़े हैं, मैं चाहूँगा आप भी आइएगा ज़रा ताकि आपसे भी बातचीत हो सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है, ठीक थोड़ा ठाक। इधर आए ताकि प्रेस क्लब की जो छतरी है वो हमारे सरों पे रहे। जी बिल्कुल। आपका नाम बेटा? ज़ाफ़रान मियानी। आप क्या करते हैं मियानी साहब? मैं डॉन के साथ मुंसलिक हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब टांग का मेंबर भी हूँ और इस वक्त प्रेस क्लब में ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। अभी जिस तरह शेख साहब कह रहे थे, ना कोई ज़ाब्ता अखलाक के पीछे से है, ना आगे से है, ना यहाँ पे है, ना वर्कशॉप है, आपको वैसे ही धक्का किसने दिया इस आफत में? बस धक्का दे दिया, अब उस बंदे को तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि किसने धक्का दे दिया। अब फंस गए हैं। लोड शेडिंग में धक्का दिया था। अंधेरे है तार लोड शेडिंग का। बहरहाल धक्का दे दिया है। शौक़ से आए थे यहाँ पर, खिदमत का जज्बा लेके आए थे कि इलाकाई मसाइल के हवाले से हुकाम को तक बात पहुँचाई जाए मुअस्सर तरीके से। लेकिन 9-10 साल हो गए सहाफ़त से वाबस्ता, लेकिन ख़ुद के लिए मसाइल पैदा किए हैं औरों के मसाइल हल करने की बजाय। क्या मसलन क्या मसाइल पैदा? मतलब अब यहाँ टांग का रिश्ता हो गया क्या नहीं हो गया? रिश्ता हो गया। बस फिर क्या मसला? यही बात भी है। मसले ये थे कि अब यहाँ चूँकि टांग है, यहाँ पर कम्युनिटी इस तरह है कि वो पर्सनली लेती है प्रोफेशनलिज़म की बजाय। प्रोफेशनलिज़म की यहाँ पर कमी है। अगर आप किसके ख़िलाफ़ ख़बर देते हैं तो वो ये नहीं समझता कि मेरी इदारे के ख़िलाफ़ ख़बर है, वो कहते हैं ये मेरे ज़ात पे ले लेते हैं। ज़ात पे ले लेता है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से थ्रेट्स भी होते हैं, धमकियाँ भी होती हैं, मतलब जरगे भी आपको करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के मसाइल से कई दफ़ा गुज़रे हैं। मजहबी एलिमेंट भी यहाँ काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, उस हवाले से क्या सोच? नहीं, मजहबी इवेंट का हवाले से यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक तो यह है कि 98% सुन्नी कम्युनिटी है, मतलब अहले देवबंद जिसे आप क्या लेते हैं, 2-3% अहले तशीक कम्युनिटी है, लेकिन दोनों के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। कोई मसला नहीं होता। अगर 9-10 मुहर्रम होते हैं तो उन्हें बाकायदा अकीदत के ज़रिए से मनाने की इजाज़त है। जब यहाँ मिलाद होता है तो बड़े जोश व जज्बे से मनाया जाता है। जब तबलीगी इज्तिमा होता है तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग निकलते हैं, जाते हैं। तो मज़हब के हवाले से यहाँ पर कोई इस तरह इशूज़ नहीं है। इंतज़ामिया या मैं प्रेस क्लब पे आ जाते हैं। चले हम दूसरी बात, प्रेस क्लब में कोई वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग, कोई इस किस्म का सिलसिला, या सूबाई हुकूमत है, पेशावर सदर मकाम है सूबे का, उधर से कोई ऐसी कभी नई रहनुमाई की गई है, इंतज़ाम नहीं हुआ? नहीं, वर्कशॉप तो आप चौड़े आप प्रेस क्लब को देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर मेंबर्स हैं। तो 6-7 साल से सूबाई गवर्नमेंट ने हमें अपनी ग्रांट नहीं दी है। नहीं दी। क्यों? बैन की हुई है। हम बार बार एप्लीकेशन कर रहे हैं, कभी एक के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं। कभी वो कहते हैं एक डॉक्यूमेंट्स ले आओ, कभी कहते हैं वो दूसरी डॉक्यूमेंट ले आओ, ये मुकम्मल नहीं है, वो मुकम्मल नहीं है। तो अब चूँकि टांग बैकवर्ड एरिया है, इतने फाइनेंशियली हम भी स्ट्रांग नहीं होते कि बार बार पेशावर आएँ जाएँ, वहाँ पर क़याम करें, उनके डॉक्यूमेंटेशन और बाकी आप भी इस सिस्टम का हिसाब को भी पता है कि क्या क्या करें। तो इसलिए अब बेबस हो के बैठे हुए हैं। अभी भी रिसेंटली हमने
मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो उनको भी एप्लीकेशन मूव की है। इसके अलावा सीएम साहब विज़िट कर गए थे, उनको भी एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन अभी कोई रिस्पांस उसका नहीं आया। तो बाकी वर्कशॉप तो दूर की बात है, वर्कशॉप प्रेस क्लब में ना हुए हैं, ना कोई बुलाया गया है कभी वर्कशॉप के हवाले से। इवन कि अपने इदारे भी नहीं रिकमेंड करते उधर जाने वर्कशॉप के लिए, या अपने इदारे अगर बुला लें, डान हो गए या कोई और इदारा के, वहाँ पर कम आपको अपनी पॉलिसी बना दें। अब एक रिपोर्ट अगर टीवी चैनल के लिए हवाले से आप बता दें तो 24 से 48 घंटे लेती है, अगर आप वन मैन आर्मी हैं, क्योंकि कैमरा शूट भी आपने करना है, OSR ने करना होता है, स्क्रिप्ट भी आप लिखते हैं, शॉट भी आपने लेने होते हैं, फिर एडिटिंग भी आपने, NLE का काम भी आपने करना होता है। लेकिन वो जस्ट एक चीज़, कुछ मिलता भी है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो जब हम भेज देते हैं तो वहाँ से डायरेक्टर न्यूज़ या असाइनमेंट कॉल कर देते हैं, भाई इसमें वॉइस का मसला है, पैकेज किल, इसमें फारग, इसमें आपने शॉट सही नहीं लिया, पैकेज किल। भाई मुझे रेडी तो करो ना शॉट लेने के लिए, मुझे स्क्रिप्ट के लिए कोई ट्रेन तो करो ना। मैं तो यहाँ वन मैन आर्मी हूँ, बस आपने मुझे माइक दे दिया और कहा कि चलो काम करो भाई। तो ये मसाइल है यहाँ पर। अब मतलब ये आप इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं तो आपको कम से कम इतना इत्मीनान तो है कि PTV पे ये चलेगा। लेकिन हम यहाँ जहाँ भी जाते हैं तो हम मिन्नत मतलब दुआएं मांग रहे होते हैं कि हमारा चल जाए, क्योंकि फिर डेफिनेटली एक रिपोर्टर का यही मकसद भी यही होता है कि अगर पैसे भी नहीं मिल रहे तो कम से कम पैकेज तो चले, कोई न्यूज़ तो चले। और वही ग़ज़ा है, रूहानी ही सही पेट वाली नहीं भी, हौसला मिलता है। ज़ाफ़रान मियाँ, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा ज़ाफ़रान मियानी ये कह रहे थे, नौजवान जर्नलिस्ट, कि कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं और जितनी भी मालकान की तंजीमें हैं कि और जितने भी इदारे हैं वो बुलाएं इनको, इस्लामाबाद बुलाएं, पेशावर बुलाएं, लाहौर बुलाएं, कराची बुलाएं और इनकी ट्रेनिंग कीजिए। इनको भी थोड़े अच्छे होटल्स में रहने का मौका दीजिए और इनको भी बताइए, इनके अंदर भी एतमाद जो आना चाहिए और इनको भी ये सारी चीज़ें, और जितनी आप शहरों में देते हैं, पता नहीं तनख्वाहें भी आप बड़ी मुश्किल से ही देते हैं, लेकिन इनको बहरहाल बुलाइए, इनकी ट्रेनिंग कीजिए। जहाँ तक अहले सहाफ़त की बात थी, अगर मैं ये बयान करना शुरू कर दूं कि इस ज़िला टांग के अंदर जो सूरत हाल अब तक की सामने आई है, टिल यस्टरडे जो रिपोर्ट मेरे सामने आई, जो मुझे ब्रीफिंग दी गई है, उसमें 2 अमवात हुई हैं, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 10 ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ जो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं वो 1770 के करीब है। ये मैं गुज़िश्ता रोज़ तक की रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। और जो पार्शली डैमेज हुए हैं वो 2240 हैं। इसी तरह देखा जाए तो रोड्स जो हैं वो 62 रोड्स जो हैं वो तबाह हुई, जिसको बहाल किया गया है और किया जा रहा है। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई के जो जितने भी मरकज़ थे वो 55 थे जो इसमें मुतासिर हुए थे। इसी तरह स्कूल्स में ख़ास तौर पे इसमें आऊँगा, 177 जो स्कूल है 177 वो डैमेज हुए और 21 वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। डेफिनेटली इस तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर पहले ही यहाँ रोज़गार के मसाइल हैं, मुआशी प्रॉब्लम्स हैं और उस तरह से वो मौक़े इनको मुयस्सर नहीं, नसीब नहीं, इसमें ख़ास तौर पे अगर बच्चों के स्कूल्स मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं तो उनको फ़ौरी बहाल करने का भी बीड़ा उठाना होगा। ये ज़िली इंतज़ामिया का भी फ़र्ज़ है, सूबाई हुकूमत का डेफिनेटली फॉर श्योर 18वीं तरमीम के बाद बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। और मुझे जो पता चला है कि कल ही मैं सुन रहा था बावसूख अफराद से कि वो बता रहे थे कि चेक्स भी जो हैं वो सूबाई हुकूमतों को जाने शुरू हो गए हैं। लिहाजा फ़ौरी तौर पे वो नहीं होना चाहिए तौंसा वाला काम कि जो पुल और जो ब्रिज सही भी हैं उनको भी डैमेज कर दो ताकि पैसे तो आने ही नहीं, दिहाड़ी तो लावांगे ना, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर बात करें हम कि स्कूल्स के बाद लाइफ स्टॉक, तो 247 जो मवेशी हैं उनमें गाय, भैंसें, बकरियां हैं, भेड़ें हैं,
वो भी जो है वो पानी की नज़र हुई हैं। और जिन लोगों का गुज़र औक़ात ही जो भैंसें हैं या गायें हैं उनके दूध से था, या उसके अलावा वो पाल रहे थे जानवर और वही उनके लिए आगे जो है वो ईद पे या यहाँ पे मवेशी मंडी में बेचने का काम था, वो भी मुतासर हुए हैं। इसी एरिया में ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 100 घरों की तैयारी का भी जो हुक्म दे रखा है, वो भी इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे जब वो इफ्तिताह करेंगे, और वो बताएंगे कि किस तरह कहाँ एक जानब 50 लाख घरों की बात की जाती थी और पौने 4 साल में कोई एक घर भी हमें नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे हफ्ते 10 दिन के अंदर 100 घरों की तामीर और उनकी तकमील की बात की गई। वो जो ही वो इफ्तिताह होगा, वज़ीर आज़म साहब दिखाएंगे, तो उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि फिर से यहाँ पे आएँ और आपको वो दिखाएं तैयारियाँ कैसे जारी थीं, और जब वो आबाद हो जाएंगे फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जिस तरह मैंने आगाज़ में इस प्रोग्राम के ये कहा था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हमें दागदारियाँ थी उनको भी ख़त्म करना है। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह कवरेज मिल रही है, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मरकज़ व महवर रहे हैं शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस के मौका पर, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना है, वहाँ पे भी बात करनी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तो पाकिस्तान से जाके भी न्यूयॉर्क में भी वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो इस सूरत हाल का सामना कर रहा है, जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा और बार बार ये दोहराना चाहता हूँ, ताकि जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं ना, वो इस मौका पर किसी भी नारे को लेके आगे बढ़ने की बजाय और पाकिस्तान की बदनामी करवाएं। वो न्यूयॉर्क में मुजाहरा हो, और मुझे अज़ीम है मियाँ साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस गैलरी के सदर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जियो और जंग के नुमाइंदे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। उनसे भी बात हो रही थी, तो वो भी बड़े अफसोस का इजहार कर रहे थे कि देखें, इस मौका पर तो चाहिए ये था कि 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए था तमाम तर पाकिस्तानियों का और डायस्पोरा का, कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जो न्यूयॉर्क में आएंगे तो वहाँ कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर पे और कश्मीरियों पे होने वाले मजालम की बात की जाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जितना भी सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की आमद के मौका पर ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जब खान साहब गए थे तब भी JUI तो थी ना, तब भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें थी, ANP थी, लेकिन किसी भी ऐसे मौका पर, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जिक्र ज़रूर करूँगा कि जब उनसे बैरून मुल्क सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये हमारे घर का मामला है, मैं ऐसे किसी प्लेटफार्म पे इसको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि अब ये किया जा रहा है कि जब हमें बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म्स पे पाकिस्तान के मसाइल की बात करनी है, पाकिस्तान के मसाइल के हल की बात करनी है, और पाकिस्तान जो ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है, कभी इस मुल्क को दहशतगर्दी की लपेट में ले लिया जाता है, कभी वो अफरीत बन के हमें निगलना चाहता है, कभी ये कुदरती आफत जो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर ये मौसमियाती तब्दीली आई है या फ़िज़ाई आलूदगी का हम निशाना बन रहे हैं और उसकी वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से ठीक है कि ये होना चाहिए, हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि जो कुदरती पानी की गुज़रगाहें हैं उनको बंद ना कीजिए, इंक्रोचमेंट्स ना हो। मैंने यहाँ पे भी सवाल उठाया डिप्टी कमिश्नर से, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ एक ही बात कर रहा हूँ कि जब आप उन गुज़रगाहों से जहाँ से पानी ने गुज़रना ही गुज़रना है, वहाँ पे तामीरात कर लेंगे, वो सवात के होटल हों, वो सिंध के इलाके हों, वो जनूबी पंजाब हो या वो बलूचिस्तान हो, जहाँ आप कुदरती गुज़रगाहों के अंदर घर बना लेंगे तो पानी किसी का घर कोई नहीं देखता। हमने कब्रिस्तान भी फिर से वो कब्रें भी मुनहदम होते देखी हैं, आपको दिखाई भी हैं। लिहाजा पानी किसी को देखता नहीं है, आग किसी को देखती नहीं है, हवा किसी को देखती नहीं है। लिहाजा ऐसे मामलात पे जहाँ हमें दरूने खाना और जहाँ हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है ऐसे मामलात से निमटने की, ऐसे मसाइल को ख़त्म करने की, वहाँ इंटरनेशनली अगर वो दोस्त, वो
पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क क़याम पजीर हैं और वो अगर किसी प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं और उसमें बढ़ोतरी का बायस बनते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और इस मौका पर तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था प्रोग्राम के आगाज़ में कि हमने तो अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाते हुए देखी वीडियोस, और अब अगर वही मुजाहिद जहाद वाले जो अमरीकी साजिश का शिकार अपने आप को समझते हैं और रह भी अमेरिका में रहे हैं, वहाँ मुजाहरे भी कर रहे हैं और वहाँ वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो बहरहाल पाकिस्तान के हक़ में नहीं जाती और पाकिस्तान मुखालिफ वो उस सिमत में चल रहे हैं, उन्हें भी एक दफ़ा सजदा सैफ कर लेना चाहिए और ये अज़्म कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में अपने अपने नुक्ता नज़र के बावजूद हमें बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म्स पे ऐसी जगहों पे बहरहाल पाकिस्तान को दागदार नहीं करना चाहिए और पाकिस्तानी मामलात को ज़िक्र नहीं पहुंचनी चाहिए, पाकिस्तानी मुफादात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, पाकिस्तान के जो नेक नामियाँ हैं उसकी कोशिश कर लेनी चाहिए। ये मुल्क किसी फ़र्द वाहद के लिए नहीं बना कि जब तक वो है तो ये मुल्क है वरना फिर छोड़ो परा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं गुजारिशात के तहत के सैलाब ज़दा इलाके में खड़ा होके और पसीनी होके कुछ लीडरों की मेहरबानी है कि उनके बयानात ऐसे आते हैं, यू टर्न्स ऐसे हैं कि पसीना आ जाता है, कुछ मौसम में हिद्दत है, शिद्दत है और फिर कुर्बो जवार में चूँकि पानी अभी तक मौजूद है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, उसका भी जो वो एक ताफ़ुन भी है आबो हवा में और साथ साथ मौसम पे भी बहरहाल असरअंदाज तो हो रही हैं ये चीज़ें, उसमें पसीना भी है, थकावट अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह जान भी हाज़िर है और अगले महाज़ों पे हम भी पहुँचने वाले हैं। मीडिया का भी इतना ही फ़र्ज़ है, चौथा सुतून टीम का भी उतना ही फ़र्ज़ है, PTV का भी उतना ही फ़र्ज़ है और वो हम इंशाअल्लाह निभाते रहेंगे। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को ता क़यामत रखे और हमें मसलक की, ज़ात बरादरी की इन बुतों से, बल्कि इन बुतों को पाश करने की हिम्मत दे और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, सादुल्लाह ख़ान, एहतशाम, वकार, हम सबको इजाज़त दीजिए जो इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।